द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एना हुआंग की किताब किंग ऑफ रैथ पर बात कर रहे हैं। ये उनकी किंग्स ऑफ सिन सीरीज की पहली कड़ी है। ये कहानी एक अरेंज्ड मैरिज मतलब एक तयशुदा शादी के आसपास घूमती है, जिसमें आपको पावर, ईगो, गलतफहमियां और हां, धीरे धीरे पनपने वाला प्यार, ये सब देखने को मिलेगा। और देखिए, इस चर्चा का जो मूल मुद्दा है वो ये है कि क्या किंग ऑफ रैथ अपने जाने पहचाने फॉर्मूलों को, जैसे अरेंज्ड मैरिज है या फिर वो एनिमीज टू लवर्स वाला एंगल या बिलियनियर रोमांस, इनको असरदार तरीके से इस्तेमाल करके एक वाकई दमदार रोमांटिक कहानी पेश करती है, या फिर इसकी कहानी का अंदाजा इतनी आसानी से लग जाता है और खासकर जो मुख्य पुरुष किरदार है डेंटे, उसकी शुरुआती नेगेटिविटी इसे थोड़ा कमजोर बना देती है। और हाँ, ये साफ कर दें कि हमारी ये बातचीत एक उपलब्ध पुस्तक समीक्षा के विश्लेषण पर आधारित है। बिल्कुल। तो मैं ये पक्ष रखूंगा कि ये किताब अपनी इमोशनल पहुंच, किरदारों के बीच की जो एक जबरदस्त केमिस्ट्री है और रोमांस के जो ये जाने पहचाने अंदाज हैं, उन्हें जिस तरह से निभाया गया है, उस वजह से काफी सफल है। और मेरा जोर इस बात पर रहेगा कि कहानी का पहले से अंदाजा लग जाना, मतलब प्रेडिक्टेबल होना, और मुख्य पुरुष किरदार का जो शुरुआती बर्ताव है वो इसे पढ़ने लायक तो बनाते हैं, पर शायद इसे बहुत यादगार या असाधारण नहीं बनने देते। और विवियन लव के बीच की केमिस्ट्री है, ये बहुत बोल्ड है और इसमें एक खिंचाव है जो मतलब महसूस होता है। डेंटे जो एक बेहद अमीर और कुछ हद तक बेरहम बिजनेसमैन है, और विवियन जो एक आत्मविश्वासी और मजबूत इरादों वाली लड़की है, उनके बीच का जो शुरुआती टकराव है और फिर धीरे धीरे वो आकर्षण में कैसे बदलता है, वो कहानी की जान है। यहां मैं एक बात साफ करना चाहूंगा, जब हम ट्रोप्स या जाने पहचाने अंदाज कहते हैं तो हमारा मतलब कहानी कहने के उन तरीकों या पैटर्न से है जो पाठक अक्सर किसी खास जॉनर जैसे रोमांस में देखते हैं। अरेंज्ड मैरिज या दुश्मनों का प्यार में पड़ना इसी के उदाहरण है। हाँ, और इन ट्रोप्स का इस्तेमाल यहाँ भरपूर किया गया है। बिल्कुल, लेकिन मेरा मानना है कि इनका इस्तेमाल अच्छे से हुआ है। आप विवियन का किरदार देखिए, वो दबाव में भी अपनी पहचान नहीं खोती, अपने मूल्यों पर टिकी रहती है। कहानी जिस तरह धीरे धीरे उनके रिश्ते को पनपने देती है, जिसे स्लो बर्न कहते हैं, और नफरत से प्यार तक का सफर दिखाती है, वो बहुत असरदार है। पाठक किरदारों से भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। और हां, वो जो ऊंचे तबके का ड्रामा और लग्जरी लाइफस्टाइल का माहौल है, वो कहानी को एक अलग किस्म का आकर्षण देता है। तो ये सब मिलकर इसे उन पाठकों के लिए बेहतरीन बनाते हैं जिन्हें इस तरह की कहानियां पसंद है। ये जुनून और भावनाओं का एक अच्छा मिश्रण पेश करती है। मैं आपकी बात समझ रही हूं कि केमिस्ट्री और विवियन का किरदार इसके प्लस पॉइंट्स हैं, बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए जो चीज सबसे ज्यादा खटकती है वो है कहानी का बेहद आसानी से अनुमान लगाया जा सकना। अरेंज्ड मैरिज, दुश्मन से प्यार, अमीर, थोड़ा गुस्सैल हीरो, ये सब इतना देखा सुना लगता है कि कहानी पढ़ते हुए शायद ही कोई बड़ा सरप्राइज आपको मिले, जैसा कि आपने भी माना। और स्रोत समीक्षा में भी इसे प्रिडिक्टेबल यानी पूर्वानुमानित कहा गया है। और फिर बात आती है डेंटे रूसो की। देखिए, समीक्षा भी इशारा करती है कि शुरुआत में वो इतना अहंकारी, इतना ठंडा है कि पाठक शायद उससे जुड़ाव महसूस ही ना कर पाए। और ये एक बड़ा मसला है मेरे ख्याल से। जब आप मुख्य किरदारों में से एक को पसंद ही ना कर पाएं, तो कहानी में पूरी तरह डूबना मुश्किल हो जाता है। इन जाने पहचाने फॉर्मूलों पर इतनी ज्यादा निर्भरता कहीं ना कहीं कहानी की जो मौलिकता है उसे कम कर देती है। तो भले ही केमिस्ट्री अच्छी हो, पर डेंटे का शुरुआती नकारात्मक रवैया और कहानी का थोड़ा घिसा पिटा लगना इसके ओवरऑल असर को आप कह सकती हैं हल्का कर देता है। ये एक ठीक ठाक लेकिन बहुत हद तक फॉर्मूले पर बनी रोमांस कहानी लगती है, कुछ बहुत नया या यादगार नहीं। आपने डेंटे के किरदार की बात की और मैं मानता हूं कि शुरुआत में वो एक जटिल, शायद थोड़ा मुश्किल किरदार है, लेकिन मेरे नजरिए से उसका बदलना, उसका जो विकास है, वही कहानी का एक अहम हिस्सा और आकर्षण है। वो एक ठंडे, सब कुछ कंट्रोल करने वाले बिजनेसमैन से धीरे धीरे एक ऐसे पति में बदलता है जो प्यार करना सीखता है। ये बदलाव ताकत बनाम प्यार यानी पावर वर्सेस लव की जो थीम है, उसको बहुत खूबसूरती से सामने लाता है। ये सिर्फ कहानी की जरूरत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि प्यार कैसे किसी इंसान के सख्त भारी कवच को भी तोड़ सकता है। ये बदलाव कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है जो सिर्फ एक सतही रोमांस से कहीं ज्यादा है।
समीक्षा भले ही उसकी शुरुआती ठंडक का जिक्र करती हो, पर शायद इसी शुरुआती बिंदु से उसका बदलाव और ज्यादा मायने रखता है और ज्यादा असरदार लगता है। देखिए, किरदार का बदलना जरूरी है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बदलाव विश्वसनीय लगता है? डांटे का शुरुआती अहंकार और उसकी कठोरता, जैसा कि समीक्षा में भी जिक्र है, वो इतनी ज्यादा है कि उसका बाद में एकदम से बदल जाना थोड़ा जल्दबाजी का या शायद अविश्वसनीय सा लग सकता है। क्या ये बदलाव वाकई उसके अंदरूनी संघर्ष या विवियन के प्रभाव से धीरे धीरे आया है, या फिर ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने और रोमांस ट्रोप की जो मांग होती है उसे पूरा करने के लिए एक सुविधाजनक मोड़ है? समीक्षा का ये कहना कि पाठक शुरुआत में उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, ये बात इस शक को और पुख्ता करती है। क्या ये बदलाव इतना स्वाभाविक लगता है कि पाठक उसे हजम कर पाए, या ये थोड़ा थोपा हुआ महसूस होता है? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन मैं इसे एक सोची समझी कैरेक्टर आर्क के तौर पर देखता हूं, न कि सिर्फ ट्रोप की जरूरत। लेखक शायद दिखाना चाहता है कि कितना भी कठोर इंसान क्यों न हो, सही परिस्थितियों और सही इंसान के साथ उसमें बदलाव आ सकता है। खैर, अब आते कहानी के पूर्वानुमानित होने पर, जिसका आपने जोर शोर से जिक्र किया। हाँ, यह सच है कि किताब में जाने पहचाने ट्रोप्स हैं, अरेंज्ड मैरिज, बिलियनर रोमांस, एनिमीज टू लवर्स। समीक्षा भी इसे प्रिडिक्टेबल कहती है, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या प्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा ही बुरी चीज होती है, खासकर रोमांस जॉनरा में? मेरा मानना है कि एना हुआंग इन ट्रोप्स को लेती हैं और उन्हें अच्छे से निभाती हैं। डेंटे और विवियन के बीच की वो जो जबरदस्त केमिस्ट्री है और विवियन का जो मजबूत स्वतंत्र किरदार है, वो इन पुराने फॉर्मूलों में एक ताजगी भर देते हैं। आप देखिए, समीक्षा ने इसे 4-5 स्टार दिए हैं। ये रेटिंग कहीं ना कहीं ये बताती है कि कहानी पूर्वानुमानित होने के बावजूद सफल रही है। शायद पाठक कई बार वही चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, बस उसे अच्छी तरह से पेश किया जाए। कभी कभी परिचित रास्ते पर चलना भी सुकून देता है, अगर नजारे खूबसूरत हों तो। मैं मानती हूँ कि निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन बहुत मायने रखता है, लेकिन मौलिकता की कमी को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी शायद ठीक नहीं है। जब कहानी इतनी प्रिडिक्टेबल हो तो दांव ऊंचे नहीं लगते। पाठक को अंदर से पता होता है कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, हीरो हीरोइन मिल ही जाएंगे। इससे कहानी का जो तनाव होता है, उसका रोमांच, वो थोड़ा कम हो जाता है। ट्रोप्स एक ढांचा जरूर दे सकते हैं, लेकिन जब कहानी पूरी तरह उन्हीं पर टिक जाए तो वो रचनात्मकता को कहीं ना कहीं सीमित कर देते हैं। 45 रेटिंग अच्छी है, ये जरूर दिखाती है कि किताब अपने टारगेट ऑडियंस यानी जिन्हें ये खास ट्रोप्स पसंद है उनके लिए काम करती है। पर क्या ये व्यापक अपील रखती है? क्या इसमें कोई साहित्यिक नवीनता है? ये सवाल तो बना रहता है। क्या हमें रोमांस जॉनर से भी कुछ नयापन, कुछ अप्रत्याशित मोड़ों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, या सिर्फ जाने पहचाने फॉर्मूलों को अच्छे से दोहरा देना ही काफी है? ये एक बहस का मुद्दा तो है ही। शायद ये पाठक की उम्मीदों पर निर्भर करता है कि वो किसी किताब से क्या चाहता है, परिचित सुकून या कुछ नया रोमांच। चलिए अब विवियन के किरदार पर थोड़ी और बात करते हैं। मेरे लिए वो कहानी की एक और बड़ी ताकत है। वो सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि समझदार, शालीन और अपने इरादों पर टिकी रहने वाली है। वो अपने परिवार के मूल्यों और अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देती है। और सबसे अहम बात, डेंटे जैसे ताकतवर और कंट्रोलिंग इंसान के सामने भी वो अपनी पहचान बनाए रखती है, वो झुकती नहीं। ये बात उसे सिर्फ हीरो की प्रेमिका होने से कहीं ज्यादा बनाती है। वो एक यादगार हीरोइन है जिसके लिए पाठक सम्मान महसूस कर सकते हैं। उसकी मजबूती कहानी को एक जरूरी संतुलन देती है। मैं विवियन के इन गुहावे बातें जरूर करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ भी मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या उसकी ये ताकत वाकई में अनोखी है, या फिर वो भी मजबूत महिला नायक वाले ट्रोप के एक बने बनाए खाके में ही फिट हो जाती है? अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे किरदार शक्तिशाली पुरुष नायक को संतुलित करने के लिए ही गढ़े जाते हैं। वो मजबूत होती हैं, पर शायद इतनी भी नहीं कि पुरुष के वर्चस्व को सच में चुनौती दे सके। और जहां तक उसकी पसंद की बात है, क्या वो वाकई उसकी अपनी है? कहानी में पारिवारिक दबाव यानी फैमिली प्रेशर एक अहम थीम है,
क्या शादी का फैसला या रिश्ते में बने रहने का उसका निर्णय वाकई उसकी अपनी मर्जी से है, या वो अपने परिवार की इज्जत और उम्मीदों के बोझ तले कहीं न कहीं दबी हुई है? क्या उसकी ताकत परिस्थितियों से जन्मी एक मजबूरी है या सचमुच की अंदरूनी शक्ति? समीक्षा शायद इस पहलू पर ज्यादा रोशनी नहीं डालती, लेकिन ये सोचने वाली बात तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी तथाकथित ताकत भी पुरुष किरदार के विकास के लिए महज एक साधन है? मुझे लगता है कि आप उसके किरदार की जटिलता को थोड़ा कम आंक रहे हैं। पारिवारिक दबाव है, ये सच है, लेकिन वो उस दबाव के अंदर रहते हुए भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। ये संघर्ष ही तो उसकी ताकत को दिखाता है। वो सिर्फ परिस्थितियों की शिकार नहीं है, बल्कि उनमें रहते हुए अपने मूल्यों को बचाने की कोशिश करती है। उसकी ताकत सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि उसके अंदरूनी विश्वास से आती है। और यहीं से हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं, कहानी की भावनात्मक गहराई बनाम वो जो सतही चमक दमक है। मेरा मानना है कि ये कहानी सिर्फ ऊंचे तबके के ड्रामा, लग्जरी लाइफस्टाइल या जुनून भले पलों के बारे में नहीं है। इसमें ताकत बनाम प्यार, किरदारों का विकास, पारिवारिक रिश्तों की उलझनें जैसी गहरी थीम्स भी हैं। डेंटे और विवियन का रिश्ता सिर्फ आकर्षण से शुरू होकर खत्म नहीं होता, ये एक भावनात्मक यात्रा है। वे गलतफहमियों, टकराव और संघर्षों से गुजरकर आपसी समझ और फिर प्यार तक पहुंचते हैं। ये चीज इसे सिर्फ एक सतही टाइम पास रोमांस से ज्यादा बनाती है। इसमें एक भावनात्मक कोर है मेरे ख्याल से। मैं यहाँ आपसे फिर थोड़ी असहमत होंगी। हाँ, ये थीम्स मौजूद हो सकती हैं, मतलब कागज पर तो हैं, लेकिन मेरा शक ये है कि कहानी का फोकस जिस तरह हाई सोसाइटी ड्रामा, महंगी चीजों, आलीशान पार्टियों और किरदारों के बीच के उन तीव्र जुनून भरे दृश्यों पर रहता है, वो कहीं न कहीं असली भावनात्मक जुड़ाव पर हावी हो जाता है। सवाल ये है कि क्या डेंटे और विवियन के बीच वाकई में गहरी भावनात्मक समझ विकसित होती है, या उनका रिश्ता मुख्य रूप से बाहरी परिस्थितियों जैसे उनकी अरेंज्ड मैरिज और एक जबरदस्त शारीरिक आकर्षण पर ही टिका है? अक्सर जुनून और भावनात्मक गहराई को दिखाने के लिए कुछ इंटेंस सीन डाल दिए जाते हैं, लेकिन क्या ये सीन वाकई किरदारों के अंदरूनी मन और उनके बीच पनप रहे असली भावनात्मक रिश्ते की गहराई को दर्शाते हैं? मुझे डर है कि कभी-कभी ये लग्जरी और ड्रामा इतने हावी हो जाते हैं कि कहानी थोड़ी सतही लगने लगती है और किरदारों की भावनाएं सिर्फ पृष्ठभूमि का शोर बनकर रह जाती हैं। क्या समीक्षा इस बात का कोई संकेत देती है, भले ही वो केमिस्ट्री की तारीफ करती हो? मैं समझता हूं कि आप ये नजरिया क्यों रख रही हैं, लेकिन मेरे लिए जुनून और भावनात्मक गहराई एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक हो सकते हैं। वो तीव्र दृश्य उनके बढ़ते कनेक्शन का हिस्सा है, न कि उसकी जगह लेने वाले। वो दिखाते हैं कि कैसे दो अलग व्यक्तित्व एक दूसरे की ओर खिंच रहे हैं, भले ही बाहरी तौर पर वो लड़ रहे हों। ये उनके अंदरूनी संघर्ष और बदलते समीकरणों का ही एक बाहरी रूप है। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि किंग ऑफ रैथ अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री, विवियन जैसी मजबूत हीरोइन और जाने पहचाने फॉर्मूलों को कुशलता से निभाने के कारण अपने टारगेट ऑडियंस के लिए एक बेहद आकर्षक और भावनात्मक रूप से संतुष्टि देने वाला रोमांस है। समीक्षा की 45 रेटिंग भी इसी तरफ इशारा करती है कि ये अपने मकसद में कामयाब रही है। और मैं अपनी बात पर कायम रहूंगी कि कहानी का आसानी से अनुमान लगाया जा सकना और डेंटे के किरदार से जुड़ी जो शुरुआती दिक्कतें हैं, वो इसकी क्षमता को सीमित करती हैं। ये यकीनन उन पाठकों के लिए मनोरंजक हो सकती है जिन्हें इस जॉनर के खास ट्रोप्स, बिलियनियर रोमांस, एनिमीज टू लवर्स पसंद हैं, जैसा कि समीक्षा भी मानती है। लेकिन जहां तक मौलिकता या लंबे समय तक याद रहने वाली कहानी बनने की बात है, शायद ये वहां थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। ये एक अच्छी तरह से तैयार की गई पॉलिश्ड की भी कहानी है, लेकिन शायद क्रांतिकारी या बहुत यादगार नहीं। तो ऐसा लगता है कि हम मुख्य रूप से इस बात पर असहमत हैं कि क्या किताब की ताकतें जैसे केमिस्ट्री, विवियन का किरदार और ट्रोप्स का अच्छा इस्तेमाल उसकी कमजोरियों, खासकर कहानी के पूर्वानुमानित होने और डेंटे के शुरुआती चरित्र चित्रण पर भारी पड़ती हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल यही मुद्दा है। हालांकि हम शायद इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि किताब में डांटे और विवियन के बीच केमिस्ट्री काफी तीव्र है और ये उन पाठकों को जरूर पसंद आएगी जो खास तौर पर इसी तरह की पावर डायनामिक्स और रोमांटिक टेंशन वाली कहानियां ढूंढ रहे हैं। समीक्षा भी शायद इसी पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर इसे सकारात्मक रेटिंग देती है। निश्चित रूप से। और आखिर में किसी भी किताब का मूल्यांकन बहुत हद तक पढ़ने वाले की व्यक्तिगत पसंद,
उनकी अपेक्षाओं और वो जॉनरा के जाने पहचाने फॉर्मूलों के प्रति कितने खुले हैं, इस पर निर्भर करता है। जैसा हमने चर्चा की, स्रोत समीक्षा खुद एक मिला-जुला नजरिया पेश करती है। वो इसकी खूबियों को पहचानती है, लेकिन कमजोरियों को भी नजरअंदाज नहीं करती, जो पाठक को खुद सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा। हमारा मकसद यहाँ किसी एक पक्ष को विजेता साबित करना नहीं था, बल्कि एना वांग के किंग ऑफ रैथ को लेकर जो अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, उन्हें सामने लाना था। उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको इस किताब और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सोचने के लिए कुछ नई दिशा मिली होगी।